स्वागत और ढेर सारे अभिनंदन के साथ में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं दृष्टि की पीसीएस सेगमेंट के अंदर, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के साथ काम करेगी। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अजय सिंह और आज आपको राजस्थान बोर्ड के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रीलिम्स का पेपर 2021 का लिया गया था, उसके अंदर जो साइंस और टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है उसको आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम उन प्रश्नों पर काम करेंगे जो इस साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित थे, यानी आरएस और आरटीएस एग्जाम के अंदर। चूंकि साइंस जो है लगभग सभी एग्जाम में अपना बड़ा वेटेज रखती है, तो आरपीएससी के इस एग्जाम के अंदर भी जो साइंस ने कम से कम 15 प्रश्न जो है आपके आए थे। उन प्रश्नों को हम जो है प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्नों को कई बार क्या ज्योग्राफी के अंदर चले जाते हैं, वो तो कुछ क्या अतिक्रमण वाले होते हैं, तो ये मान के चलिए 13 से 15 क्वेश्चन जो है साइंस के वो पड़े हुए। तो इन मिले हुए जितने भी प्रश्न हैं आपके जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने करवाए हैं, उन सब को जो है हम एक एक करके देखेंगे। प्लस आरएएस और आरटीएस के लिए सामान्य अध्ययन जो आपका एक ही पेपर होता है, जिसमें 150 प्रश्न है आपके, उसके अंदर विज्ञान के तकरीबन 13, 15, 20 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो इस बार पूछे हैं 2021 के अंदर। उन प्रश्नों को सॉल्व करने का आज हम प्रयास करेंगे। यानी कौन कौन से हैं। पहली बात दोस्तों, जैसा कि मैंने आरएस के सिलेबस के अंदर बताया था कि स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी नहीं होने पर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और स्ट्रेटेजी पूरा कायम करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सुविधा होती है और आराम से आप अपने उन प्रश्नों को जो कि आयोग आपसे पूछता है कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उसका आंसर भी आप सही दे करके आते हैं, और वो आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि एक प्रश्न या एक नंबर भी इधर उधर हो जाए तो व्यक्ति प्री के एग्जाम से इन और आउट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं कि इस बार कौन कौन से प्रश्न जो है आयोग ने आपसे पूछे थे। पहला बड़ा इंटरेस्टिंग था, टेक्नोलॉजी के तरफ से था। हालांकि इसको हम फिजिक्स के द्वारा भी देखते हैं, लेकिन ये मूल रूप से टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न था कि 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात, यानी इसको पिक्चर ऑफसेट रेशियो कहते हैं, ठीक है, के साथ प्रदर्श विभेदन यानी डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का क्या अर्थ है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। जब नोकिया 6600 आया था, उसमें अगर स्क्रीन को देखो तो बड़े बड़े डॉट्स दिखते थे अपने को, और फोटो इतना क्लियर नहीं नजर आता था। पिक्सल जो थे उसके बहुत दूर दूर थे, यानी बीच में गैप था। अब आजकल जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन, डीएसएलआर कैमरास वगैरह, कैम कॉर्डर, या इतने गैजेट्स, जैसे मान लो आजकल घड़ियां आती हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस आती हैं, जिसमें कहते हैं ना आपके जो सुपर एमोलॉइड स्क्रीन लगी हुई है, या हम एप्पल की बात करें तो उसमें आपके लिक्विड रेटिना स्क्रीन की बात की गई है। ये क्या चीज है? ये हायर रेजोल्यूशन का जो है वो एक विस्तृत रूप है, जिसके अंदर हम पिक्चर्स की क्लैरिटी को और ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। यहां पर उसने ये रेशियो बोला है। एक कॉन्सेप्ट यहां देखने का ये भी है दोस्तों कि यहां पर 1080, या तो ये 1080i लिखा हुआ होता है या 1080p लिखा होता है। इसका मतलब होता है HD पिक्चर, हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन का जो है कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, और हाई डेफिनेशन जो है, जिन पिक्सल में आपका 1080 पिक्सल के साथ कोई पिक्चर जुड़ी हुई हो तो वो आपकी HD फिल्म कहलाती है। यानी रेजोल्यूशन वहां पर है पिक्सल्स का बहुत जबरदस्त है। लेकिन जब इसका एडवांस रूप आता है, उस एडवांस रूप के अंदर हमारे पास में 16:9 वाला कोई चित्र है, पिक्चर है, उसको जब हम देखते हैं तो उसका रेजोल्यूशन पावर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, हाई क्वालिटी का होता है, जिसके चलते पिक्चर आपको बड़ी अच्छी लगती है। किसी में भी चले, चाहे स्मार्टफोन में चले, स्मार्ट वॉच में चले, कैम कॉर्डर में चले, या आपके किसी भी प्रकार से डीएसएलआर कैमरा के अंदर चले। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो आपका ये होगा 1920 इंटू 1080, यानी कि 1080 पिक्सल का जो सेगमेंट है वो आपका ये होता है। इसका फायदा ये है कि इसमें किसी भी एंगल पर आपका बहुत बढ़िया पिक्चर आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, और किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इस पिक्चर को रख सकते हैं। इसीलिए इसको पूछा गया था सबसे श्रेष्ठ, सबसे शानदार जो आपका पिक्सल डिस्प्ले है वो आपका ये रहेगा, जिसका इस प्रकार से डिस्प्ले को जो है दर्शाया जाता है। ठीक है ना।
पिक्चर ऑफसेट रेशियो जो होता है 16:9 का, और पिक्सल उसके साथ कैसे अरेंज होते हैं 1920 इंटू 1080 पिक्सल, इस रेशियो के साथ किसी फिल्म के साथ रहेंगे, तो आपको इस प्रश्न को पूछा गया था। इसकी महत्ता ये बाकी के जितने भी बचे हुए हैं दोस्तों, ये नॉर्मल एचडी का है, और फिर आपने आजकल एक कॉन्सेप्ट सुना है 4K 8K, ये इनसे भी हाई रेजोल्यूशन के ऊपर काम करने वाले आपके पिक्सल और उनके रेशियो होते हैं। तो अब तक का सबसे शानदार ये था, जिसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 नंबर 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स जो है इस रेशियो के अंदर हमें किसी फिल्म के अंदर, किसी पिक्चर के अंदर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOEMS, ये नया कॉन्सेप्ट है जिसका पूरा नाम जो होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, यानी कि ये वाला। ये एक्चुअल में क्या है, ये सेंसर है, ये एक्चुअल में सेंसर है जो प्रेशर को आप किसी भी चीज का प्रेशर माप सकते हो, किसी का टेम्परेचर माप सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाऊं कि डायबिटीज के लिए शुगर का रेशियो मापने के लिए, या डायबिटीज के अंदर आप जब देखें ब्लड शुगर कितना है, तो एक पिन चुभा करके एक गैजेट के अंदर आप एक स्ट्रिप लगाते हैं, तो वो स्ट्रिप जो है इसी प्रकार के सेंसर के ऊपर काम करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ब्रेन के अंदर कोई हेमरेज हो गया बहुत माइन्यूट स्तर पर, तो वहां तक सुई को ले जाकर के क्या करेंगे, उस हेमरेज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है क्योंकि एक सेंसर है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो, ऑप्टोन प्रकाश के साथ भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, यानी ये आपको बहुत से सेंसरों के साथ जोड़ता है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि घड़ियों के अंदर, फोन के ऊपर जो सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर जो है फोन के अंदर या कारों के अंदर भी आप देखें पीछे की तरफ आने के लिए सेंसर लगे होते हैं, आवाज करते हैं वो पीछे ना जाइए, पीछे कोई लोग खड़ा है ना। तो ये सारा काम जो है इसी सिस्टम के तहत किया जाता है। तो ये चीज अब इस समय बहुत प्रोमिनेंट चल रही। बढ़िया कैमराज जो हैं, सेंसर युक्त कैमराज जो हैं, वो सब इसी के ऊपर काम कर रहा है। वर्तमान में चलने वाले सबसे शानदार टेक्निक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों, इस सेकंड आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिज्म सिस्टम, जो आपके सेंसर के ऊपर काम करती है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, इस प्रकार के जो सेंसर हैं मोशन वगैरह के, तो वो भी आप इसी से देखते हैं। मोशन जैसे आप देखते हैं जूतों के अंदर भी होते हैं, आप घड़ी के जब स्मार्ट वॉच बांध के चलते हो, कितने कदम चले हो, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, ये सब वो स्मार्ट सेंसर का काम होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका सेकंड, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिज्म सिस्टम। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन, वैसे दिल जैसी कोई चीज होती नहीं है ना, ये क्या होता है, या तो कार्डियो होता है या आपका हृदय होता है। दिल तो हम लोगों ने यूं ही अपने हिसाब से बना लिया है, ठीक है ना। तो यहां पर जब दिया है तो दिल लिख ही देते हैं। तो दिल का जो रोगी है, दिल की जो धड़कन है उसको डॉक्टर कानों तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है दोस्तों, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और भौतिक विज्ञान का ये बेसिक क्वेश्चन है, जो आपके ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बीच टॉपिक को जब करवाया जाता है तो ध्वनि तरंगों के अंदर इसका शुमार होता है। एक कॉन्सेप्ट आता है परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब ध्वनि तरंग, मैं इस प्रश्न के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, हालांकि ये प्रकाश में भी होता है, जब ध्वनि तरंग किसी सतह पर गिरती है तो टकरा करके वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। प्रकाश के लिए देखते हैं हम, सेम टू सेम यही ध्वनि के लिए भी। यानी इस कमरे के अंदर जहां मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मेरी आवाज जब आप सुनोगे तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ही सुनते हैं, जो क्लास में बच्चे बैठे। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, आपकी जो हृदय की धड़कन है, जो कार्डियो है, कार्डियो बोलते हैं हृदय, दिल जैसी कोई चीज नहीं है हृदय, और इसको जब आप देखते हैं तो इसमें ध्वनि चलती है, बायोलॉजी में हम पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं लब और डब। यानी आलिंद और निलय के दोनों के संकुचन, कौन कौन से आलिंद होते हैं, कौन कौन से निलय होते हैं, जब हम क्लास में बैठेंगे तब क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में इसकी गरिमा को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा सीधा कि कार्डियक जो आपके आवाज होती है, ध्वनि होती है, उसको लब और डब कहा जाता है। लब डब को जब डॉक्टर सुनता है अपने स्टेथोस्कोप से, देखिए कानों तक पहुंचते स्टेथोस्कोप, जो कानों में डाल करके धड़कन सुनते हैं ना, स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको। और स्टेथोस्कोप की खोज की थी लेनेक ने। किसने की थी? लेनेक। लेनेक ने इसकी खोज की थी। जब ये लब डब की ध्वनि इस स्टेथोस्कोप के अंदर प्रवेश करती है तो ध्वनि के बहु परावर्तन, बार बार लब डब एक बार थोड़ी हुआ, कई बार हुआ लब डब लब डब लब डब लब डब। तो ये जो मामला है, बार बार होने पर
परावर्तन बार बार हो रहा है तो उसको बोलते हैं बहु परावर्तन। और डॉक्टर जो है उस ध्वनि को सुनता है जो हृदय की है लबडब, जब वो सुनता है तो उसको बोलते हैं मर 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 मर। और ये आपके जो वाल्व के अंदर डिफेक्ट होता है, हृदय के कपाट के अंदर वाल्व के अंदर जो डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से उसको पहचानने के लिए डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का काम करता है, लेता है, और उसकी वजह से आपको डॉक्टर बताता है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आगे के टेस्ट लिख देता हूं। तो इसका जो आंसर सही होगा, ध्वनि के बहु परावर्तन के कारण, ध्यान दीजिए अपवर्तन नहीं है, बहु परावर्तन के कारण जो है इसका डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है लबडब की ध्वनि। किस रूप में पहुंचती है? मरमर के रूप में। किसकी सहायता से? स्टेथोस्कोप के। किसने खोज की उसकी? लैनेक ने। तो ये बहुत सी बातें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो दोस्तों इसके सब के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ध्वनि के बहु परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, सीएनजी के अंदर 85% जो होती है वो मैथेन होती है। अगर मैथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्योंकि कार्बन एक ही है उसके अंदर, उस वजह से। तो प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया, इसमें मैथेन होता है, 85% मैथेन होता है, और इसीलिए ये पर्यावरण की मित्र कहलाती है, प्रदूषण नहीं कहलाती है, प्रदूषण नहीं करती, इसलिए तो बोलते हैं पर्यावरण की मित्र गैस, क्योंकि जलने के बाद ये बहुत कम प्रदूषण को उत्पन्न करती है। और यही कारण है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर सीएनजी के वाहन चलते हैं जो कि सीएनजी को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो मीथेन जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। अगर हमारा जो एलपीजी हो उसके अंदर हम देखें तब उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों गैसों का मिश्रण होता है। अगर यहां होता तो फिर उसको देखते, लेकिन यहां पर मीथेन होगा आपका। दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है? पहली बात, मलेरिया होता किससे? अगर जब ये प्रश्न आता है दोस्तों, 2030 तक भारत मलेरिया से उन्मूलित होना चाहता है। इसी की गरिमा के चलते इस प्रश्न को जो है आरपीएससी ने शुमार किया। ये ऐसे ही नहीं आया हुआ प्रश्न है। मलेरिया जो होते हैं, मलेरिया जो है इसका अर्थ होता है माल प्लस एरिया। माल का मतलब होता है दूषित, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, या एरिया को बोलते हैं वायु, एरिया को बोलते हैं वायु, एयर बोलते हैं इसको, है ना। दूषित वायु, ये बहुत पहले इसके पीछे इतिहास भी छुपा हुआ है कि कहां से मलेरिया की खोज की गई थी, रोनाल्ड रॉस के साथ में क्या चीज जो है जुड़ी हुई है, और उसी के साथ और भी एक डॉक्टर थे ब्रिटेन के, उनके साथ भी जो है मलेरिया का जो परजीवी जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा प्रश्न की गरिमा के चलते हम देखते हैं मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। इसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक सबसे खतरनाक होता है आपका, देखो ध्यान से, ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो दुनिया में सर्वाधिक मलेरिया करने के लिए जिम्मेदार है। फिर है ओवेल, बहुत कम होता है। फिर है प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसका भी इतना इफेक्ट नहीं है। फिर है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, यही आपका उत्तर भी है, सबसे खतरनाक होता है, और ये काला पानी ज्वर, ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जाना जाता है इसको, सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए यहां पर जो इसको कहते हैं मैलिग्नेंट या दुर्दम मलेरिया कौन सा होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सबसे खतरनाक होता है। ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं इसको, काला पानी ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी सब मैंने आपको बता दिया। इसका जो वाहक होता है वो आपका कौन सा होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, मादा एनाफ्लीज, ध्यान रखना कौन सी है? मादा एनाफ्लीज। ये मादाएं ही क्यों काटती? भाई नर मच्छर नहीं काटते, मादा मच्छर ही क्यों काटती? क्योंकि उनको देने होते हैं अंडे, और अंडे देने के लिए चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन आपके ब्लड में है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। उसके लालच में वो हमारे पास आकर के हमें काटते हैं। नर बेचारे फूल पत्तियों का रस चूस के ही मस्त होते हैं, मौका मिलते हैं वो भी ब्लड पी लेते हैं, इसलिए उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु, विषाणु का मतलब वायरस, मनुष्य के किस हिस्से में संक्रमित करता है? मानव के कौन से अंग में ये प्रहार करता है जिससे कि आपको कौन सा रोग हो जाता है? जैपनीज इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क का ज्वर कहते हैं। तो मस्तिष्क आ गया इसके अंदर,
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क। जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है वो आपके जो वायरस का नाम है उसको बोलते हैं फ्लेवी वायरस। ये बीटा या बी आर्बो समूह, बी आर्बो समूह जो वायरस का बड़ा समूह है उसका सदस्य है, और इसकी जो फैलाने वाली वाहक मादा है, मादा मच्छर, किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर है। धान के खेतों में ये प्रजनन का अद्भुत साहस दिखाती है, जबरदस्त प्रजनन करती है। तो क्यूलेक्स मच्छर और आपका फ्लेवी वायरस है जो कि आर्बो, बी आर्बो समूह का वायरस है, और इसके आपके जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो है हो जाता है रोग, और वायरस है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सबसे पहला केस इसका तमिलनाडु में देखा था। वर्तमान भारत में इस समय 18 राज्य जो हैं यानी एंडेमिक वहां फैला हुआ है, और वो इसी एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सी यानी कि मस्तिष्क। माता गर्भस्थ शिशु RH, देखो एक तो हिंदी वाला जो प्रोग्राम है ना, ये प्राणलेवा हमला है किसी भी विद्यार्थी के, अभ्यर्थी के द्वारा, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी मैं बायोलॉजी की क्लास लेता हूं तो उसके अंदर मैं जरूर बताता हूं इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो एक कॉमन समस्या है, यानी कि अगर पिता तो होगा नहीं, तो पहले बाप बनना जरूरी है उसके लिए। तो मान लीजिए पुरुष और महिला, अगर इन दोनों की शादी होती है दोस्तों, तो कहते हैं ना कि इसकी 56 गुण और 57 लक्षण मिल रहे हैं। वो चाहे मिले ना मिले, लेकिन कम से कम ये कुंडली मिल जानी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की शादी होती है, इससे पहले मैं बता दूं कि पुरुष हमेशा RH पॉजिटिव होगा और माता हमेशा RH नेगेटिव होगी। तब आपके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा, अयोग्य जोड़ा। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि इस दंपत्ति का जो पहला बच्चा है, पहला टाबर आराम से हो जाता है। पहले टाबर आराम हो जाए, कोई ठा नहीं पड़े, लेकिन फिर बाद में दूजो टाबर आवन लगे, फिर वास्ते इंक महीने एक बहुत बड़ी घटना शामिल हो जावे। वो शामिल कौन सी होती है घटना, कि जैसे प्रसव होता है, बच्चे के गर्भनाल एम्बलाइकल कोड का थोड़ा सा रक्त किसके अंदर, माता के गर्भाशय में रह जाता है। चूंकि वो ब्लड एंटीजन का काम करेगा और अंदर क्या डेवलप कर देगा, एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी जब अंदर रहेंगी तो दोबारा से जब बच्चा चाहेगी ये दंपत्ति, तो वो जब अंदर आएगा तो एंटीजन, एंटीबॉडी पहले से तैयार है, उसके ऊपर काम करेगी और उस बच्चे को गर्भ काल में ही मार देगी। और अगर नहीं मरता है तो जब पैदा हो भी जाए तो उसमें ब्लड की बहुत कमी होगी, वो बाद में भी मर सकता है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ब्लास्टोसिस फिटलिस। और इसके अंदर चूंकि इरिथ्रो बोलते हैं आरबीसी को, ब्लास्टो यानी नष्ट हो जाना, आरबीसी नष्ट हो जाती है तो बच्चे की मौत हो जाएगी। लेकिन इसमें बचने का प्रयास भी है। अगर प्रसव के 24 घंटे के अंदर अंदर किसी माता को RH0 या RH डी एंटीजन का, और या फिर RH स्मॉल डी के साथ में का टीका लगा दिया जाए, तो ये दंपत्ति अगले बच्चे आराम से उत्पन्न कर सकती है। लेकिन समस्या ये है कि इस टीके की कीमत लगभग 5,000 के आसपास होती है। इसलिए दर्द दंपत्ति दोनों को होता है। माता को दर्द होता है सुई के चुभने से, और पुरुष यानी पिता को दर्द होता है 5,000 रुपए खर्च हो जाने से। दर्द दोनों को ही होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर जो होगा, हीन का मतलब क्या होता है, नहीं, और सहित यानी RH पॉजिटिव होना चाहिए पुरुष और RH नेगेटिव होनी चाहिए महिला। अभी हीन और सहित का मतलब है, यह है आपका RH पॉजिटिव और यह है RH नेगेटिव। सहित और हीन, ध्यान दीजिए, हीन का मतलब नेगेटिव होता है, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान रखना। दोनों हीन हो नहीं सकते, हीन और सहित नहीं, ये सहित और ये। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो आपका फर्स्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं बता दूं, RH पॉजिटिव पिता होना चाहिए
और RH नेगेटिव माता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर A पॉजिटिव होता और O नेगेटिव होता तो ये बिल्कुल इसी प्रकार का ब्लड हो जाता और इससे कि व्यक्ति को जो है आराम से हो सकता। तो ये इसका सही आंसर होगा। जहां तक ध्यान है, जहां एक इंग्लिश का पेपर जब आपके पास रहेगा उसमें देखिएगा पॉजिटिव ये होना चाहिए और नेगेटिव ये होना चाहिए, यदि माता और उसका गर्भस्थ शिशु ये, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि माता नेगेटिव होगी, है ना, माताहीन, माता नेगेटिव और वो सहित यानी पॉजिटिव, फिर आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। माता को नेगेटिव रखना, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, और इसको सहित लिखना है। तो ये आपका आंसर सेकंड नंबर का हो जाएगा। हीन वालों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव से ध्यान रखना। और यहां पर उसने बोला है विसंगति की समस्या में माता पहले दिखाई उसने और उसका गर्भस्थ शिशु बाद में दिखाया, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपके कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो वाली स्थिति यहां पर आएगी। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना चाहिए? प्रश्न वापस रिपीट हुआ है कई बार। देखो, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 22 और 23। 23 गुणसूत्रों की जो जोड़ी होती है, कुल गुणसूत्र आपके 46 हो गए। तो जो 21वीं जोड़ी है दोस्तों, यहां पर हमेशा गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में होते हैं। अगर एक कम हो जाए या एक ज्यादा हो जाए तो भी ये खतरनाक है। एक को बोलते हैं मोनोसोमी, दूसरे को बोलते हैं डाइसोमी और इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। टेट्रासोमी, पेंटासोमी सब आगे चलता चला जाता है। अब इसमें क्या होता है, 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त युग्म विकल्पी आ जाता है और संख्या जो होती है 46 + 1 = 47 हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। इसको मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो बच्चा होता है उसकी आईब्रोज बहुत मोटी हो जाती हैं, गोल गोल आंखें हो जाती हैं, नाक पकौड़े जैसी हो जाती है, होंठ बहुत मोटे हो जाते हैं। मंगोलियन मूर्ख जिसे शक्ल आपको दिखती है, मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, मंगोलिज्म भी कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम वैज्ञानिक लेंस डाउन ने खोज की थी, इसलिए 21वीं ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम से आपकी जुड़ी हुई है। लेंस डाउन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें 21वीं ट्राइसोमी कहा जाता है क्योंकि 21वां गुणसूत्र इसमें प्रभावित हो रहा है। यह रोग महिला के द्वारा अधिक उम्र में गर्भ धारण करने से होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आंसर क्या हो जाएगा इसका? डाउन सिंड्रोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक डिजीज है? जूनोटिक इस बार नया एक सेगमेंट जो है कोर्स में डाला था, तो जूनोटिक। जूनोटिक डिजीज जो है ये नया सेगमेंट इस बार आपके जो आरएस का सिलेबस आया था प्रीलिम्स का उसमें जुड़ा था। जू का मतलब होता है जंतु, उसी को अपने जू जाते जंतु वाले भी तो कहते हैं उसको। तो जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ऐसा रोग, जैसे ये मानव है और ये रोग कारक है जिसकी वजह से रोग होगा, इन दोनों के बीच में आवश्यक रूप से एक जंतु होना चाहिए जिसके द्वारा ये रोग इस जंतु के द्वारा इस मानव में फैले। यानी वे रोग जो जंतुओं के द्वारा फैलते हैं जूनोटिक डिजीज कहलाते हैं। तो देखें ध्यान से, सार्स जो है ये आपका हमने कई बार देखा हुआ है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आपके चाइना में 2003 के अंदर फैला था। और अब SARS-CoV-2 जो आपकी कोरोना वायरस है इसके अंदर फैला। इसके अंदर हम चमगादड़ को उसका वाहक मान सकते हैं। प्लेग जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस जिसको हम जानते हैं, और एक जीवाणु है वो, और वो किसके ऊपर रहता है? आपके पिस्सू के ऊपर रहता है, ठीक है ना। पिस्सू एक छोटा सा जीव है, उसके ऊपर ये जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके अंदर उस बैक्टीरिया उस पिस्सू के अंदर पाया जाता है और उस पिस्सू का निवास होता है चूहे का ऊपरी आवरण, उसके बाल। तो दो वाहक हो गए उसके, एक तो हो गया है आपका पिस्सू और दूसरा हो गया है आपका चूहा। और फिर ये बैक्टीरिया जो आपके शरीर में जाता है तो कौन सा रोग उत्पन्न करता? प्लेग को काली मौत की संज्ञा दी गई। टेट्रासाइक्लिन जो इसकी दवाई का नाम होता है, और ये प्लेग जो है इसके अंदर दो वापिस जीव आ गए हैं, दो जंतु आ गए हैं।
रेबीज आपको पता है किससे होता है? रेबीज जो है वायरस से होता है, रेब्डो वायरस से। इसके वाहक होते हैं कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़िया, चमगादड़, लंगूर और बहुत से जीव उसमें। इसको स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। स्ट्रीट में कौन रहता है? कुत्ता, और कुत्ता जो है इसका वाहक है ही है, तो इसके लिए वो हो गया। फिर माइको म्यूकोरमाइकोसिस, इसको काली फंगस, ब्लैक फंगस के नाम से इस कोरोना काल में जानते थे। ये आपके प्लांट्स के ऊपर काम करती है, तो इसका मतलब इसमें कोई जंतु काम नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया सही? ये आपका म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस जो है इसी को कहा जाता है। तो ये सारा काम जो इसका सही आंसर म्यूकोरमाइकोसिस 1 नंबर का होगा। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन जो है दोस्तों, इसकी खोज लूनिन ने की थी सर्वप्रथम 1881 के आसपास, और फिर इजक मान ने 1897 के अंदर ये बताया कि हाँ, जो लूनिन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर 1912 के अंदर 2 वैज्ञानिक हॉपकिंस और कैसिमर फंक, ये 2 आए, इन्होंने विटामिन की थ्योरी दी और बताया किसी रोग के पीछे विटामिन जो है उसका कारण हो सकता है। तो खोज की थी हॉपकिंस ने, और उससे पहले खोज की थी लूनिन ने। तो दोनों में से जो है तो हॉपकिंस को माना जाता है, और अगर हॉपकिंस नहीं आएगा तो वहां पर लूनिन जरूर आएगा। और नाम दिया था कैसिमर फंक ने, जिसको हम जानते हैं सी फंक के द्वारा। विटामिन उन्होंने 2 प्रकार के बारे वसा में, यानी पहला जल में घुलनशील, जल में विलय, और दूसरा है वसा में विलय, यानी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में होता है बी कॉम्प्लेक्स, इसमें एक B1 से लेकर के B12 तक के विटामिन को देखा जाता है, हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से ये B1 से लेकर B12 तक के बागड़ इसके अंदर आते हैं आपके, ठीक है। और साथ में होता है विटामिन सी, और वसा में जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मजे की बात यह है कि जल में विलय विटामिन जो होते हैं वो आपके शरीर में ज्यादा ठहरते नहीं और मूत्र के रास्ते बाहर चले जाते हैं, और विटामिन सी आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला, यानी सबसे ज्यादा आवश्यक होता है विटामिन सी ही होता है। तो ये आपके शरीर में कॉम्प्लेक्स आपकी आंतों के अंदर बनता रहता है, विटामिन सी को बाहर से लेना पड़ता है आपको। ये दोनों अपनी कमी को बड़ी जल्दी से प्रदर्शित करते हैं, बहुत जल्दी, और किसी गंभीर रोग को उत्पन्न नहीं करते, जबकि ये जो वसा में विलय विटामिन है ये अपनी कमी को जल्दी से बताते नहीं है, शो नहीं करते हैं, तो गंभीर रोगों को जन्म देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि वसा में घुलनशील कौन से हैं, वसा में विलय कौन से हैं? तो ADE में से देखिए, तो सी तो होगा ही नहीं, वो तो इधर आ गया, सी इधर हो गया, और बी वाला भी कट गया क्योंकि बी इधर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी आंसर हो जाएगा इसका, वसा में विलय। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है काफी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? ये जोधपुर में है दोस्तों, और ये जोधपुर में इसलिए है क्योंकि हम इसका रीजनल सेंटर वहीं पर देखते हैं। और जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो आपका देहरादून के अंदर है दोस्तों, उत्तराखंड में जो देहरादून है। तो इंडियन का हम देखें, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वो सेंटर जो है वो आपका कहां पर है? वो आपका देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर, यूके उत्तराखंड। और जो हमारे अधीन जो राज्य के अंदर एप्लीकेशन सेंटर है जो राजस्थान के अंदर, वो जोधपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी चीज के लिए हमें जानकारी प्राप्त करना। तो इसके लिए कौन सी तरंगें काम में आती हैं, कौन सा इसके लिए सैटेलाइट काम आता है, वो हम चलती क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में देखेंगे, लेकिन इस प्रश्न की गरिमा के अनुसार इसका आंसर जोधपुर रहेगा। नेक्स्ट है क्वांटम डॉट्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, और इसका विस्तार दिन बाय दिन जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सब जगह पर इन्होंने क्या नैनो 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 कर रखा है। तो नैनो से तो संबंधित है ही है ये, लेकिन नैनो में भी वो क्या है? एक रेसिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि आप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और साथ में इसके साथ प्रकाशीय गुण भी होने चाहिए।
ऐसा अर्धचालक जिसमें प्रकाशीय गुण भी है और इलेक्ट्रॉनिक गुण भी है। ऐसी सिचुएशन नैनो टेक्नोलॉजी से उत्पन्न की जाती। तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो है, जो हम देखते हैं, जो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, आर्सेनिक के बने होते हैं, जर्मेनियम के बने, गैलियम के बने होते हैं। यहां पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपको, अर्धचालक है नैनो संरचना की, जिसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं, प्रकाशीय गुण भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गुण भी पाए जाते हैं, और ये परंपरागत अर्धचालकों से 1000 गुना ज्यादा दक्ष होते हैं। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को हमें जरूर पढ़ना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो यहां पर अर्धचालक नैनो संरचना है ये, ठीक है, इसका आंसर यही। निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड यानी फ्रीक्वेंसी बैंड जो है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट और जी सेट, जो आपका ग्रामीण सैटेलाइट जिसे कहते हैं वो वाला है ना, उपग्रह संचार हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता। इसको ध्यान दीजिए। बहुत से बैंड मैं आपको जब प्रीलिम्स के एग्जाम होता है उससे पहले लिखवाता हूं इस चैप्टर के अंदर, और मेंस में भी है वो आपका, उसमें का भी है, सी भी है, कू भी है, लेकिन एम एफ नहीं है। ये आपका मीडियम फ्रीक्वेंसी वाला बैंड नहीं होता, काम में लिया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एम एफ। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो यही प्रश्न जो थे दोस्तों आपके आरएस प्रीलिम्स 2021 में आए थे, जिनको मैंने आपको करवाने का प्रयास किया। आशा करता हूं इसको आप सब सही करके आए होंगे, और ये भी आपको शुभकामना देता हूं कि आगे मुख्य परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपने गंतव्य स्थान पर अपनी जॉब को प्राप्त करें। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं हम दृष्टि की ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।